नमस्कार, आप देख रहे हैं F24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बैठक ली है। बैठक में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक में सिंहदेव ने वित्त मंत्री को सुझाव दिए हैं कि कोरोना संबंधी उपकरण और दवाइयों पर जीएसटी में छूट दी जाए। उपकरण और दवाइयों पर 0% जीएसटी करने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह, उन्होंने बैठक ली और छत्तीसगढ़ से जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से जीएसटी मिनिस्टर ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि जो कोरोना संबंधित उपकरण और दवाइयां हैं उस पर जो है छूट दी जाए और जो इन सामानों पर जो है जीएसटी लगता है वो जीएसटी 0% किया जाए, क्योंकि वास्तव में भी ये देखा जा रहा है कि इसकी आवश्यकता जो है हर वर्ग के लोगों को हो रही है और ऐसे में अगर इसके दाम अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के लिए काफी परेशानी हो रही है। इसलिए जीएसटी मंत्री सिंहदेव ने ये सुझाव दिए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और उन्होंने कहा है कि 0% जीएसटी करना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा जो है टीएस सिंहदेव ने उठाया, उस पर ये है तो केंद्र और राज्य के बीच जो है कोरोना शेष की राशि की अनुमति हो 1 से 5% तक। अभी जो है कोरोना शेष की राशि जीएसटी से संबंधित जो राशि है वो नहीं निकल पा रही, हालांकि ये टेक्निकल है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल के बाद जो है जो चर्चा होती है उसमें सारे मिनिस्टर्स जो है मेंबर हैं, सारे जीएसटी मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं मिनिस्टरों को भी मालूम होना चाहिए कि कौन से डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल ले रही है। इन तीनों मुद्दों को लेकर टीएस सिंहदेव ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन जो आम जनों के लिए जो सबसे फायदेजनक वाले जो सुझाव हैं वो वही है कि कोरोना उपकरण दवाइयों पर जो 0% जीएसटी किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, कोरोना के बाद अब छत्तीसगढ़ में इन दिनों वैक्सीन पर जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोपों के सियासी तीर छोड़ रहे हैं। अब वैक्सीन की बर्बादी को लेकर दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। वहीं कई शहरों में टीकाकरण केंद्र बंद होने की खबर ने इस सियासी सुर्खियों को हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ में हर दिन करीब 2.25 लाख लोग टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 14 से 15 हजार लोगों को ही टीका लग रहा है। एक महीने में इस वर्ग के सिर्फ 7,50,000 लोगों को ही टीका लग पाया है, जबकि 130 लाख लोगों को लगना अभी बाकी है। बिलासपुर जिले में 18+ का टीकाकरण 5 दिनों से ठप है। वैक्सीन सेंटरों के बाहर ताले लगे हुए हैं, लोग भटक रहे हैं। 18 से 42 वाले 44 वाले तक तो वैक्सीनेशन बंद है हमारा, क्योंकि वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, इसलिए सेंटर भी बंद कर दिए हैं। 45 से ऊपर और 60 वाले चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन बर्बाद होने और टीके की कमी को लेकर आलोचना की जद में आए प्रदेश सरकार और उसके नेताओं ने वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही प्रदेश के भाजपा नेताओं को भी राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि सीमित संख्या में टीका मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 18 साल से 44 साल के बीच 6% लोगों को टीका लगा है, जो 2% की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश का नौजवान के ऊपर खिलवाड़ करने का काम भारत सरकार कर रहा है। लाख लोग रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ऊपर पानी पीने जा रहा है। मैं यही का निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी वाले छत्तीसगढ़ सरकार का आलोचना नहीं करे। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार को तय करना चाहिए संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी और टीका मंगाने की जो नीति है ये कोविड के प्रोटोकॉल से बाहर करके राज्यों को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि वे एक नहीं 100 बार केंद्र सरकार को पत्र लिखने को तैयार हैं, तो राज्य सरकार पहले बताए कि वैक्सीन खरीदने के लिए कंपनियों को कितने पैसों का भुगतान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोप की राजनीति छोड़े और टीके की व्यवस्था करे।
आज यहाँ मुख्यमंत्री जी सरकार में ही यहाँ पर एक नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ अलग कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ अलग कहते हैं। तो पहले अपनी पार्टी को संभाले, बाद में हमको समझाएं। जब सरकार के ऊपर हम आरोप लगाते हैं तो सरकारी पक्ष जवाब नहीं देता है, जवाब जो है वो कांग्रेस के नेता देते हैं, कांग्रेस के छुटभैया नेता देते हैं। एक पत्र नहीं 10 पत्र लिख देते हैं। हम कोई आपत्ति नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे युवाओं के लिए लिखने, लेकिन पैसा तो जमा कराइए आप। और जब युवाओं का समय आया है तब ये कांग्रेस पार्टी, इनके मंत्री, इनकी पूरी सरकार राजनीति कर रही है। तमाम सियासी उठापटक के बीच 18 साल से लेकर 44 साल के 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मगर उनके लिए 20,000 टीका भी नहीं बचा है। तमाम सियासी स्वार्थ को छोड़कर सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि सबको टीका कैसे लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज पत्रकारों से वर्चुअल चर्चा की और इस दौरान कहा कि कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा केंद्र सरकार छुपा रही है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इस विषय पर छत्तीसगढ़ समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा छुपाना नहीं है। झूठ बोलने से नुकसान होगा। मौतों का सही आंकड़ा देख लोग भले ही दुखी होंगे, लेकिन आप सच्चाई रखिए। राहुल गांधी की इस पीसी के बाद सीएम भूपेश ने ट्वीट किया कि हम सजग हैं, सतर्क हैं, आपकी चिंताओं के साथ है राहुल जी। सीएम ने लिखा कि कोरोना को लेकर आपकी हर चेतावनी और आशंका सही साबित हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कोरोना आपदा प्रबंधन में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें तेज हैं। प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर और एसपी बदले जाने की सुगबुगाहट रही है, लेकिन अब प्रशासनिक फेरबदल टलने के संकेत मिल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर बदलाव को टालने का मन बना रही है और इसे लेकर सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी पूरे प्रदेश में कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों की जान बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए अभी उच्च स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल में वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि कोरोना के जंग से हमारी लड़ाई चल रही है और छत्तीसगढ़ में लोगों के जान को बचाना हमारी पहली जवाबदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि उच्च स्तर पे प्रशासनिक फेरबदल में अभी वक्त लगेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि संगठन में कई पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। मोहन मरकाम ने कहा है कि आने वाले दिनों में संगठन के पदाधिकारी तेज गति से काम करेंगे। मोहन मरकाम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कार्यकारिणी की सूची एक बार जारी हुई है, लेकिन संगठन के विभिन्न पदों पर अभी भी नियुक्तियां बाकी हैं, जिसका कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तर के नेता इंतजार कर रहे हैं। मोहन मरकाम के नेतृत्व में बनी टीम ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगी और इसीलिए माना जा रहा है कि संगठन सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी देगा। हमारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में हम बहुत तेज गति से संगठन का भी काम करेंगे। नया रायपुर के लिए जमीन देने वाले किसानों को 3 साल से बोनस की राशि नहीं मिल रही है। अनुबंध के अनुसार नया रायपुर की बसाहट के लिए जमीन देने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15-15 हजार रुपए सालाना बोनस देना तय हुआ था, मगर कांग्रेस की सरकार आने के बाद से पिछले 3 साल से किसानों को ये कहकर बोनस नहीं दिया जा रहा है कि ऑडिट में आपत्ति हुई है। इतना ही नहीं, अभी तक किसानों को घर बनाने के लिए 1200 वर्ग फुट जमीन भी नहीं दी गई है। सेंध गांव में करीब 30 किसानों का बोनस रोका गया है। इसी तरह नया रायपुर क्षेत्र के 27 गांव के करीब 500 किसान हैं जिन्हें बोनस नहीं मिल रहा है। इस कोरोना संकट काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को बोनस की राशि नहीं मिलने से दोहरे संकट से गुजरना पड़ रहा है।
प्रभावित किसानों का कहना है कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री, मंत्री और एनआरडीए के अफसरों से कई बार मिलकर आवेदन भी दे चुके हैं, मगर अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब वे इसे लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अनुबंध के अनुसार अगर बोनस नहीं दिया जा रहा है तो वो खुद किसानों को उनके हक की राशि दिलवाने की कोशिश करेंगे। 500-600 किसानों का भी पैसा रोक दिया जो करोड़ों में ऊपर है, जिसका इंटरेस्ट एनआरडीए के द्वारा अपना लाभ लिया जा रहा है। उसको पैसा हम लोग बोलते हैं कि हमें दिया जाए ऐसे करके, तो आडिट आपत्ति के नाम से रुका है, उसका निराकरण होगा तब मिलेगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन आडिट आपत्ति का निराकरण कब होगा? पर संपत्ति है ना, उसको मुआवजा देने का निर्धारित है, फिर भी एनआरडीए द्वारा नियम विरुद्ध वार्षिक राशि आडिट आपत्ति के नाम से 30 साल से रोका गया है। लोगों ने वहाँ प्रभावित लोगों ने वहाँ एनआरडीए में अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि ये ऑडिट नहीं हो पाया है। तो क्या सरकार 3 साल से ऑडिट ही नहीं कर पाया है? अगर ऑडिट नहीं कर पाया है तो वहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा है? और दूसरी चीज ये है, बिना ऑडिट के आप दूसरा अन्य क्षेत्रों में आप राशि खर्च कर रहे हैं। नई राजधानी में जो लैंड एक्विजिशन किया गया था और कंपनसेशन के साथ साथ क्या सुविधाएं देनी थी, निश्चित रूप से ये जो नई राजधानी का प्रशासन है, मैं समझता हूँ ये संज्ञान में आएगा तो माननीय अकबर भाई इसमें कार्रवाई करेंगे। सरगुजा जिला कल से अनलॉक होगा। कलेक्टर ने सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि स्विमिंग पूल, सिनेमा घर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल करने की छूट दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.3% रह गया है, जिसके चलते जिले को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। इधर अंबिकापुर जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के दौरान एक परिवार के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाकर कोवैक्सीन की एंट्री करने का मामला सामने आया है। दरअसल अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में जिले के अधिवक्ताओं और उनके परिवार वालों को कोविशील्ड नामक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था, लेकिन मोबाइल में कोवैक्सीन लगने का मैसेज आया। जिला टीकाकरण अधिकारी ने इसे बड़ी चूक बताया। साथ ही कहा कि जब अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगाए गए हैं तब ऑफलाइन एंट्री की जा रही थी और ऑनलाइन एंट्री करने में इस तरह की चूक हुई है और इसे जल्द दुरुस्त करने की भी बात कही है। 60-70 एडवोकेटों को तो लगा ही होगा, उनकी फैमिली को भी लगा और उनके बच्चों को भी लगा। तो इतना डेंजर, इतना गलत मैसेज आ रहा है, तो इसके जो भी दोषी हैं वो तत्काल इसको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रजिस्टर हमारे पास में रखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उनको कौन सा वैक्सीन लगा है। जब सेकेंड डोज 28 दिन बाद बारी आएगी कोवैक्सीन लगवाने की, तो हम अलग से उस रजिस्टर में जितने भी लोग हैं उनको पर्सनली मोबाइल में इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपको कोवैक्सीन लगा है, और उस समय उनका सर्टिफिकेट, रियल वाला सर्टिफिकेट जो फाइनल रहेगा वो जनरेट हो जाएगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज अपने 45 जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सैलरी काटेगा। इसका आदेश जारी करते हुए मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि इनसे बढ़ाकर दी गई सैलरी वसूल की जाए। सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों में इस आदेश के बाद जमकर नाराजगी है और उनका कहना है कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से पहले रायपुर मेडिकल कॉलेज के संविदा डॉक्टरों ने अन्य मेडिकल कॉलेजों से तुलना करते हुए वेतन बढ़ाने की मांग की। तब प्रदर्शन के बाद प्रबंधन ने सभी पदों पर संविदा डॉक्टरों की सैलरी 15 से लेकर 75,000 तक बढ़ा दी थी। इसके बाद अन्य मेडिकल कॉलेज के बॉन्ड डॉक्टरों ने भी वेतन बढ़ाने की मांग की, लेकिन सरकार ने अब दूसरों के वेतन बढ़ाने के बजाय रायपुर मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सैलरी कम करने का आदेश दे दिया है। इधर डीएमई का कहना है कि उन्हें इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे डीन से चर्चा करेंगे। भी एमसीआई या एनएमसी आती है तो इनकी कॉलेज की मान्यता के लिए इन कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हमको उसी एसआर के पोस्ट में दिखाया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे यूजी और पीजी की सीट्स की मान्यता मिलती है। लेकिन जब आज सैलरी वितरण का मामला आया है तो इसको इन्होंने हमारे 2 वर्ग में डिवाइड कर दिया है। एक संविदा चिकित्सक जो कि डायरेक्ट
भर्ती होते हैं और एक हम बॉन्डेड चिकित्सक के रूप में जो आते हैं यहाँ पे हमारी बॉन्ड सेवा के लिए। तो ये जो सैलरी का डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे लिए आज थोड़ा चिंता का विषय बन गया है। जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं सब 2-2 बार कोविड पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद भी काम किए हैं। और उसके समय में ऐसे हमारे अफसर जो हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं वो हमारे इस तरह से मतलब हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं कि जैसे मानो जानो हम कोई बॉन्ड सर्विस भर दिए थे तो कोई हमने अपराध कर दिया था। कोई यथावत स्थिति में जो मिल रहा था पेमेंट उसमें वो करें, अन्यथा हम काम ना करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ये अधिष्ठाता महोदय से बात करना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि ये भुगतान वहीं से उनसे निपट किया जाता है और उस संबंध में उनसे चर्चा करें। गौरेला में मवेशी तस्करी के आरोप में मॉब लिंचिंग हत्याकांड में पुलिस ने गांव के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 16 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल लोकेश बंजारा अपने 4 साथियों के साथ मवेशियों को लेकर जब वापस आ रहा था तब गौरेला जनपद सदस्य और उसके साथियों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। पिटाई से लोकेश की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने मृतक समेत 4 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 16 आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सावनी गांव में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। दरअसल बीती रात एक नाबालिग बच्ची खेल रही थी और तब आरोपी युवक ने घर से कुछ दूर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने जब पूरी घटना अपने माता पिता को बताने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बच्ची का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। पुलिस विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन बलौदाबाजार में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस विभाग में पदस्थ एसपी के स्टेनो की पत्नी ही सुरक्षित नहीं है। पति ने स्टेनो पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि पिछले 5 सालों से उसका पति शराब पीकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। इस मामले में 19 मई को उसने स्टेनो पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद एसपी ने आरोपी लुकेश्वर वर्मा को सस्पेंड कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति की पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, लेकिन अब भी वो उनसे मिलने के लिए जाता है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे तलाक देने की धमकी देता है और मना करने पर मारपीट करता है। पीड़िता की एक छोटी बच्ची है, इससे उसका और उसके बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनके ऊपर मारपीट करने की आरोप लगा है उनकी पत्नी द्वारा। इस मामले की जांच हुई है और इसमें एफआईआर कायम किया गया है और इसी के चलते उनको आज सस्पेंशन में रखा गया है। अग्रिम विभागीय जांच अभी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन आगे आप देखिए मध्य प्रदेश की खबरें। नमस्कार।